कभी सोचा है कि न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट्स या जो भी मीडिया मैसेजेस हम देखते सुनते हैं, वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। आज के इस सेशन में हम इसी चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और हाँ, एग्जाम में क्या लिखना है उसके साथ। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम इन 6 टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। प्रिंट मीडिया की बारीकियों से लेकर इंटरनेट की दुनिया और इसकी चुनौतियों तक। इस तरह से एग्जाम्स के लिए आपका बेस एकदम मजबूत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है जनसंचार माध्यमों का परिचय। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई अलग-अलग मीडिया के लिए लिखने का तरीका अलग-अलग क्यों होता है? इसका जवाब ना बड़ा सीधा सा है, क्योंकि हर मीडियम का नेचर, उसका स्वभाव और उसकी ऑडियंस की ज़रूरतें अलग होती हैं। देखिए, हमारे पास मास कम्युनिकेशन के ये 4 मेन मीडियम हैं। पहला है प्रिंट, यानी अखबार और मैगजीन्स जो पढ़ने के लिए है। दूसरा है रेडियो, जो सिर्फ सुनने के लिए है। तीसरा है टीवी, जो देखने और सुनने दोनों के लिए है। और चौथा इंटरनेट, जो एक तरह से इन तीनों का संगम है। इस पर आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अच्छा, अब जरा हर मीडियम की खूबियों और खामियों को समझते हैं। देखिए, प्रिंट की सबसे बड़ी ताकत है स्थायित्व, मतलब आप इसे आराम से सोच समझकर कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है, ये उनके लिए नहीं है जो पढ़ लिख नहीं सकते, और इसमें आप तुरंत हुई घटना की खबर नहीं दे सकते। वहीं रेडियो सस्ता है और कहीं भी सुना जा सकता है, पर वो लीनियर है, मतलब एक बार जो खबर निकल गई तो आप पीछे जाकर उसे दोबारा नहीं सुन सकते। टीवी में विजुअल्स का जबरदस्त असर होता है, सब कुछ लाइव लगता है, पर यह भी रेडियो की तरह लीनियर है और पूरी तरह विजुअल्स पर ही निर्भर करता है। और फिर आता है इंटरनेट। इसमें तीनों मीडियम की ताकत है, ये इंटरैक्टिव भी है, पर इसके लिए पढ़ा लिखा होना और कंप्यूटर चलाना आना जरूरी है। सेक्शन 2, प्रिंट मीडिया के लिए लेखन। चलिए अब बात करते हैं सबसे पुराने और सबसे स्थायी माध्यम की। प्रिंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लिखे हुए शब्दों का माध्यम है, और इसीलिए इसमें लिखने के लिए अनुशासन यानी एक डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है। अब आप सोचेंगे, ये डिसिप्लिन है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपनी भाषा, ग्रामर, स्पेलिंग और शब्दों के सही इस्तेमाल पर पूरा ध्यान देना होता है। हम जैसे आम बोलचाल में बात करते हैं, वैसे अखबार में नहीं लिख सकते। हर शब्द को बहुत सोच समझकर लिखना पड़ता है। प्रिंट मीडिया में न्यूज़ लिखने के लिए जो सबसे ज़रूरी स्किल है वो है उल्टा पिरामिड या दी इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। इसे बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये न सिर्फ आपके एग्जाम के लिए बल्कि प्रोफेशनल जर्नलिज्म के लिए भी सबसे ज़रूरी फॉर्मेट है। तो चलिए अब इस उल्टा पिरामिड शैली में ज़रा और गहराई से उतरते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया तो समझ लीजिए न्यूज़ राइटिंग वाले सवाल में पूरे मार्क्स पक्के हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं है, बल्कि पढ़ने वालों की सुविधा के लिए बनाया गया सबसे असरदार तरीका है। तो इसका मतलब क्या है? उल्टा पिरामिड का मतलब है कि खबर की जो सबसे ज़रूरी जानकारी है, उसका जो क्लाइमैक्स है, वो सबसे पहले पैराग्राफ में ही बता दिया जाता है। सोचिए, जैसे किसी कहानी में क्लाइमैक्स आखिर में आता है, न्यूज़ में वो बिल्कुल शुरू में आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं होता और वो पहली कुछ लाइनों में ही पूरी खबर का सार जान लेना चाहते हैं। इस फॉर्मेट के 3 हिस्से होते हैं। पहला है इंट्रो, जिसे मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के सबसे ज़रूरी फैक्ट्स होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे। दूसरा हिस्सा है बॉडी, जिसमें खबर को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। और आखिर में आता है क्लोजिंग, जिसमें कम ज़रूरी जानकारी होती है। इस स्टाइल का एक और बड़ा फ़ायदा है, अगर एडिटर को जगह कम करनी हो तो वो खबर को नीचे से काट सकता है और खबर फिर भी पूरी लगेगी, क्योंकि सबसे ज़रूरी बातें तो ऊपर पहले ही बताई जा चुकी हैं। और ये देखिए, एक परफेक्ट एग्जाम्पल। पहली ही लाइन में सब कुछ साफ है। क्या हुआ? बस दुर्घटना। कहाँ हुआ? उन्नाव जिले में। क्या नतीजा निकला? 20 लोगों की मौत हो गई। कौन थे वे? उनमें 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। देखिए, सारी जरूरी जानकारी हमें शुरू में ही मिल गई। यही है उल्टा पिरामिड। चलिए अब प्रिंट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी रेडियो और टीवी की। वैसे तो इन दोनों में कुछ बातें एक जैसी हैं, लेकिन लिखने के मामले में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो की। ये एक लीनियर माध्यम है। इसका मतलब है कि न्यूज़ बुलेटिन एक बार शुरू हो गया तो आप उसे रिवाइंड करके दोबारा नहीं सुन सकते। इसीलिए स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जो एक बार में सुनकर समझ आ जाए। भाषा एकदम सरल हो और कॉपी साफ सुथरी टाइप्ड हो, ताकि न्यूज़ पढ़ने वाला उसे आसानी से पढ़ सके। एक बात हमेशा याद रखिए, रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ हैं।
ये स्लाइड रेडियो और टीवी के बीच का सबसे बड़ा फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। रेडियो जो है वो शब्दों और आवाज का खेल है। शब्द ही सुनने वाले के दिमाग में तस्वीर बनाते हैं। वहीं टीवी दृश्यों का खेल है। यहाँ तस्वीरें यानी विजुअल्स मेन होते हैं और शब्द बस उन्हें समझाने का काम करते हैं। सीधी सी बात, रेडियो कानों का मीडियम है और टीवी आंखों का। टीवी पर एक ही खबर को कई अलग अलग तरीकों से पेश किया जाता है। सबसे पहले आती है ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश। फिर होता है फोन इन, जिसमें रिपोर्टर घटनास्थल से फोन पर जानकारी देता है। जब विजुअल्स आ जाते हैं तो एंकर विजुअल चलता है, जहां एंकर खबर पढ़ता है और साथ में तस्वीरें चलती रहती हैं। जब किसी का बयान दिखाना हो तो उसे एंकर बाइट कहते हैं, और जब सीधे घटनास्थल से प्रसारण हो तो उसे लाइव कहते हैं। अच्छा, एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स बहुत काम के हैं। रेडियो और टीवी दोनों के लिए लिखते समय भाषा को बोलचाल वाला रखना है। छोटे छोटे और सीधे वाक्य लिखने हैं। मुश्किल शब्दों से बचना है, जैसे क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री जैसे आसान शब्दों का इस्तेमाल करना है। और हाँ, मुहावरों का इस्तेमाल करें, पर ऐसे कि वो बनावटी ना लगे, बल्कि भाषा में एक नेचुरल फ्लो लाएं। अब आते हैं सबसे नए और सबसे डायनामिक मीडियम पर, इंटरनेट जर्नलिज्म। इसे ऑनलाइन पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता भी कहा जाता है। और आज के दौर में तो इसका महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अगर भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास को देखें तो पहला दौर था एक्सपेरिमेंट का, जब rediff.com जैसी साइट्स शुरू हुईं। फिर आया दूसरा दौर, जब tehelka.com ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से सचमुच तहलका मचा दिया। और आज हम तीसरे दौर में हैं, जहां लगभग सभी बड़े अखबारों और टीवी चैनलों की वेब पर मजबूत मौजूदगी है। अब जरा खासतौर पर बात करते हैं हिंदी वेब पत्रकारिता की। इसका सफर कैसा रहा है और आज भी इसके सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं, चलिए इसे भी समझते हैं। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत वेब दुनिया नाम के पोर्टल से हुई, जिसे हिंदी का पहला संपूर्ण पोर्टल भी माना जाता है। इसके बाद जागरण, अमर उजाला जैसे बड़े अखबारों ने भी अपने वेब एडिशन शुरू किए। प्रभा साक्षी एक ऐसा अखबार है जो सिर्फ इंटरनेट पर ही मिलता है। और अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो बीबीसी हिंदी को सबसे बेहतर साइट माना जाता है। लेकिन हिंदी वेब पत्रकारिता की आज भी जो सबसे बड़ी समस्या है वो टेक्निकल है, और वो है हिंदी के फॉन्ट्स की समस्या और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का ना होना। अलग अलग फॉन्ट होने की वजह से कई बार हिंदी की वेबसाइट्स ठीक से खुलती भी नहीं है। जब तक कीबोर्ड का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर से जुड़े ज़रूरी सवाल, नोट्स और एग्जाम के लिए खास मटेरियल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स की भी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल पर उनके अलग से वीडियोस भी मौजूद हैं। तो आज के इस सेशन में हमने प्रिंट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट, इन चारों माध्यमों के लिए लिखने के तरीकों को अच्छी तरह से समझा। हमने उल्टा पिरामिड जैसे ज़रूरी फॉर्मेट को भी डिटेल में देखा और ये भी जाना कि हर मीडियम के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए। अब जब आप थ्योरी समझ गए हैं तो क्या आप अगले कदम के लिए तैयार हैं? और वो कदम है प्रैक्टिस। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, अभिव्यक्ति माध्यम में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस ही काम आती है। तो लिखते रहिए और सीखते रहिए। कभी सोचा है कि ये जो न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट्स या मीडिया मैसेजेस होते हैं, ये हम पर असर कैसे डालते हैं? वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम के एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर को डिटेल में समझने वाले हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और हाँ, एग्जाम पॉइंट्स के साथ। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले पत्रकारीय लेखन के बेसिक्स को समझेंगे, फिर समाचार और फीचर लिखने की कला पर बात करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा और डीप जाएंगे विशेष रिपोर्ट और संपादकीय की दुनिया में, और आखिर में सीखेंगे कि एक दमदार इंटरव्यू आखिर लिया कैसे जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये पत्रकारीय लेखन है क्या चीज़ और इसकी ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। देखिए, पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत है उसकी कलम। इसका मेन काम सिर्फ खबर देना नहीं है, बल्कि लोगों को सही जानकारी देकर जागरूक बनाना, उन्हें एजुकेट करना और हाँ, कभी-कभी मनोरंजन करना भी है। आप कह सकते हैं कि अखबार हमारे लिए दुनिया में झांकने वाली एक खिड़की की तरह काम करते हैं। तो एकदम आसान शब्दों में कहें तो, जब कोई पत्रकार अखबार, टीवी या रेडियो के लिए कुछ लिखता है ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, बस उसी को पत्रकारीय लेखन कहते हैं। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, सूचना पहुंचाना।
अब ये जो काम करते हैं यानी पत्रकार, वो भी 3 तरह के होते हैं। पहले पूर्णकालिक, जो किसी अखबार या चैनल के रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं। दूसरे होते हैं अंशकालिक या स्ट्रिंगर, जिन्हें हर खबर या असाइनमेंट के हिसाब से पैसे मिलते हैं। और तीसरे होते हैं फ्रीलांसर, जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से बंधे नहीं होते बल्कि आज़ाद होकर काम करते हैं। और हाँ, ये कुछ सीक्रेट्स हैं जो एक अच्छे लेखन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा छोटे और सिंपल सेंटेंस यूज़ करें। भाषा ऐसी हो जो आम आदमी भी समझ सके। फालतू के शब्दों से बचें और याद रखें, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर चाहें तो अपनी भाषा को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुहावरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने अच्छे लेखन के सीक्रेट्स जान लिए हैं, तो चलिए पत्रकारिता की सबसे फंडामेंटल स्किल यानी समाचार लेखन की बात करते हैं। और इसका सबसे मशहूर फॉर्मूला है उल्टा पिरामिड। तो ये उल्टा पिरामिड स्टाइल आखिर है क्या? ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि खबर की सबसे ज़रूरी बात यानी जो क्लाइमैक्स है वो कहानी के शुरू में ही बता दिया जाता है। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले पैराग्राफ में और बाकी की डिटेल्स उसके बाद घटते हुए क्रम में आती हैं। इसकी बनावट को आप 3 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है इंट्रो या लीड, जिसमें पूरी खबर का निचोड़ होता है। बीच में आती है बॉडी, जहां खबर को डिटेल में समझाया जाता है। और आखिर में होता है समापन, जिसमें कम ज़रूरी जानकारी या एक्स्ट्रा बातें होती हैं। किसी भी समाचार का दिल होते हैं ये 6 ककार: क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। एक पूरी खबर में इन सभी सवालों का जवाब होना ही चाहिए। और याद रखने वाली बात यह है कि उल्टा पिरामिड स्टाइल के हिसाब से पहले 4 ककार यानी क्या, कौन, कहाँ और कब का जवाब तो इंट्रो में ही मिल जाना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को तुरंत खबर का अंदाजा हो जाए। समाचार लिखना तो सीख लिया, लेकिन पत्रकारिता सिर्फ तथ्यों तक ही सीमित नहीं है। अब बात करते हैं फीचर लेखन की, जो राइटिंग का एक ज्यादा क्रिएटिव और कहानी वाला अंदाज है। तो फीचर क्या है? ये एक ऐसा लेख है जो सिस्टमैटिक, क्रिएटिव और आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि इसमें लेखक के अपने विचार और भावनाएं भी शामिल हो सकती हैं। इसका मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि पढ़ने वाले का मनोरंजन करना और उसे एक कहानी का एहसास दिलाना भी है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि समाचार और फीचर में फ़र्क क्या है। देखिए, समाचार होता है ऑब्जेक्टिव यानी सिर्फ तथ्य बताता है, जबकि फीचर होता है सब्जेक्टिव। समाचार उल्टा पिरामिड स्टाइल में लिखा जाता है। फीचर की कोई तय शैली नहीं होती, वो एक कहानी की तरह भी शुरू हो सकता है। समाचार की एक शब्द सीमा होती है, पर फीचर अक्सर लंबे होते हैं। ये अंतर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। अब हम पत्रकारिता के और भी गंभीर रूपों की तरफ बढ़ते हैं। विशेष रिपोर्ट और विचारपरक लेखन। यहाँ सिर्फ सूचना नहीं, बल्कि गहरी छानबीन और एनालिसिस पर जोर होता है। देखिए, एक विशेष रिपोर्ट किसी आम खबर से कहीं ज्यादा गहरी होती है। इसे लिखने के लिए किसी भी मुद्दे पर डीप इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च की जाती है। जो फैक्ट्स मिलते हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है और फिर लॉजिक और फैक्ट्स के साथ एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इसी जिम्मेदारी को महात्मा गांधी के इस कथन से बेहतर कौन समझा सकता है? निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब कोई अपने विचार लिखता है तो उसकी कलम पर बाहरी दबाव नहीं, बल्कि उसकी अपनी नैतिकता का अंदर का कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, विचारपरक लेखन के भी कई रूप हैं जो हमें अखबार के एडिटोरियल पेज पर देखने को मिलते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इन तीनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। संपादकीय किसी भी मुद्दे पर अखबार की अपनी राय होती है, जिसे एडिटर या एडिटोरियल टीम लिखती है। स्तंभ या कॉलम किसी जाने माने लेखक या किसी विषय के एक्सपर्ट द्वारा लिखा जाता है। और संपादक के नाम पत्र ये हम और आप जैसे आम पाठक लिखते हैं, जो जनता की राय को दिखाता है। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। पत्रकारिता में जानकारी इकट्ठा करने का एक बहुत सीधा और असरदार तरीका है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। एक इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब का एक सेशन नहीं है, ये एक मकसद के साथ की गई बातचीत होती है, जिससे किसी व्यक्ति के विचार, उसकी कहानी या किसी विषय पर गहरी जानकारी निकाली जाती है। ये अपने आप में एक कला है। एक अच्छा इंटरव्यू लेने के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जिस विषय और व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है उस पर अच्छी तरह रिसर्च करें। फिर सवालों की एक लिस्ट तैयार करें।
इंटरव्यू के दौरान सिर्फ सवाल न पूछें, बल्कि जवाब को ध्यान से सुने भी, ताकि आप फॉलोअप सवाल पूछ सकें। और हाँ, बाद में लिखने के लिए नोट्स लेना या उसे रिकॉर्ड करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको इस चैप्टर के ज़रूरी सवाल, नोट्स और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और अगर बाकी चैप्टर्स की भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो चैनल पर उनके भी अलग-अलग एक्सप्लेनर्स मौजूद हैं। तो आज हमने पत्रकारीय लेखन की पूरी दुनिया को समझा है। हमने समाचार के उल्टा पिरामिड से लेकर फीचर की कहानी तक और विशेष रिपोर्ट की गहराई से लेकर संपादकीय के विचारों तक हर रूप को डिटेल ने जाना। याद रखिएगा, ये सभी फॉर्मेट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। अब अगला कदम है लिखने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभिव्यक्ति और माध्यम में प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। आज के इस डिजिटल दौर में, जहां खबरें जंगल की आग की तरह फैलती हैं, एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। कभी सोचा है कि ये जो न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट्स या मीडिया में जो भी हम देखते हैं, वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो आज हम इसी से जुड़ा एक चैप्टर, विशेष लेखन, को डिटेल में समझने वाले हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और हाँ, एग्जाम में क्या जरूरी है, सब कुछ देखेंगे। तो कभी ध्यान दिया है कि न्यूज़पेपर्स में स्पोर्ट्स का पेज अलग, बिजनेस का अलग, सिनेमा का अलग, ऐसा क्यों होता है? सीधी सी बात है, क्योंकि हम सबकी दिलचस्पी मतलब इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ों में होता है। किसी को सिर्फ स्पोर्ट्स की खबरें पढ़नी है, तो किसी को बस बिजनेस की। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना, जिन्हें किसी एक सब्जेक्ट में इतनी गहरी रुचि होती है कि वो सिर्फ खबर नहीं पढ़ना चाहते, बल्कि उसका पूरा का पूरा एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं। और बस यहीं से जरूरत पड़ती है विशेष लेखन की। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को इन 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि भाई ये विशेष लेखन आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये बीट रिपोर्टिंग से अलग कैसे है, उसके बाद इसके कौन कौन से खास क्षेत्र हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इसमें महारत यानी स्पेशलाइजेशन कैसे हासिल की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। विशेष लेखन क्या है? देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कोई सामान्य यानी जनरल राइटिंग नहीं है। ये किसी एक खास विषय पर बहुत ही गहरी जानकारी के साथ की गई राइटिंग होती है। मतलब अगर एकदम सीधी सादी भाषा में कहें तो किसी खास विषय पर जनरल न्यूज़ से हटकर जो कुछ भी लिखा जाता है, वही विशेष लेखन है। और पता है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में इसके लिए बाकायदा अलग डेस्क होते हैं। आपने सुना होगा, खेल डेस्क, बिजनेस डेस्क, पॉलिटिक्स डेस्क। यहाँ पर वो रिपोर्टर्स काम करते हैं जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि उन्हें अपने सब्जेक्ट की, अपने फील्ड की बहुत अच्छी गहरी समझ होगी। लेकिन विशेष लेखन को ठीक से समझने के लिए ना, एक और टर्म को समझना बहुत जरूरी है, और वो है बीट रिपोर्टिंग। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? चलिए समझते हैं, क्योंकि ये दोनों जुड़े तो हैं, पर इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है। तो ये बीट क्या होती है? देखिए, मीडिया की भाषा में बीट का मतलब है एक रिपोर्टर का वर्किंग एरिया, मतलब कौन सा रिपोर्टर किस तरह की खबरें कवर करेगा। और ये तय कैसे होता है? रिपोर्टर की दिलचस्पी और उसके ज्ञान के आधार पर। जैसे मान लीजिए किसी रिपोर्टर की बीट क्राइम है, तो अब उस शहर में क्राइम से जुड़ी जितनी भी खबरें होंगी, उन्हें कवर करने की जिम्मेदारी उसी की होगी। और देखिए, चाहे रिपोर्टिंग कोई भी हो, बीट रिपोर्टिंग हो या कोई और, सबका मकसद एक ही होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, तथ्य यानी फैक्ट्स की सीढ़ी चढ़कर खबर की सच्चाई तक पहुंचना। एक रिपोर्टर का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि सही और सच्ची इन्फॉर्मेशन देना है। ओके, तो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो सवाल है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में आखिर फर्क क्या है? चलिए दोनों को आमने सामने रखकर समझते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए, लेफ्ट साइड में है बीट रिपोर्टिंग। इसमें क्या चाहिए? बस अपने एरिया की सामान्य जानकारी और थोड़ी दिलचस्पी। इस रिपोर्टर को हम संवाददाता या कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं। इसका काम होता है फैक्ट्स बताना, क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, बस। लेकिन अब राइट साइड पर देखिए, यह है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। यहां सिर्फ जानकारी से काम नहीं चलता, यहां चाहिए विषय की गहरी समझ और एनालिसिस करने की काबिलियत। ऐसे रिपोर्टर को विशेष संवाददाता या स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं, और इसका काम तथ्यों से आगे बढ़कर यह बताना है कि भाई जो हुआ वो आखिर क्यों हुआ और इसका असली मतलब क्या है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए शेयर मार्केट क्रैश हो गया। अब जो बीट रिपोर्टर होगा ना, वो क्या बताएगा?
वो सिर्फ इतना बताएगा कि मार्केट आज इतने पॉइंट्स गिर गया। ये एक फैक्ट हो गया। लेकिन जो विशेष रिपोर्टर होगा वो इसका पूरा विश्लेषण करेगा। वो ये बताएगा कि मार्केट गिरा क्यों, इसके पीछे क्या बड़े कारण थे, और सबसे जरूरी, इसका आम इन्वेस्टर पर, मतलब हम जैसे लोगों पर क्या असर पड़ेगा। देखा, यही है दोनों में असली फर्क। तो अब तक ये तो समझ आ गया कि विशेष लेखन क्या है, पर अब सवाल ये है कि ये होता कहाँ है, मतलब कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहां ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। चलिए एक नजर डालते हैं। अरे इसकी लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स, बिजनेस, सिनेमा, फैशन, हेल्थ, साइंस एंड टेक, पर्यावरण और यहाँ तक कि रक्षा और विदेश नीति जैसे गंभीर विषय भी। ज़रा सोचिए, एक डिफेंस रिपोर्टर को सिर्फ मिसाइलों के नाम जानने से काम नहीं चलेगा, उसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी गहरी समझ होनी चाहिए। ठीक वैसे ही एक हेल्थ रिपोर्टर को मुश्किल मेडिकल रिसर्च को हम सबके लिए आसान भाषा में समझाना आना चाहिए। इन सभी फील्ड्स में गहराई से एनालिसिस की ज़रूरत होती है। चलो कारोबार और व्यापार की दुनिया से एक हेडलाइन उठाते हैं। शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर। अब ये हेडलाइन पढ़कर शायद हर किसी को समझ ना आए। इसे वही अच्छे से समझेगा जिसे शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी हो। और बस यहीं से विशेष लेखन की अपनी खास भाषा का रोल शुरू हो जाता है। असल में हर खास फील्ड की ना अपनी एक खास शब्दावली, अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे बिजनेस रिपोर्टिंग में आपको तेजिए, मंदड़िए, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, व्यापार घाटा जैसे भारी भरकम शब्द सुनाई देंगे। अब एक अच्छे रिपोर्टर का काम सिर्फ इन शब्दों को फेंकना नहीं है, बल्कि आम पढ़ने वाले को इनका मतलब भी समझाना है। अच्छा, अब बिजनेस से सीधा चलते हैं स्पोर्ट्स के मैदान में। यहाँ की भाषा देखिए। भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा। इस हेडलाइन में एक अलग ही जोश है, एक रोमांच है ना? बिजनेस वाली हेडलाइन से एकदम अलग। और यही तो स्पोर्ट्स राइटिंग की खूबी है। इसकी भाषा में वो एनर्जी, वो जोश और वो रोमांच दिखना ही चाहिए। इसकी रिपोर्टिंग शुरू तो होती है उल्टा पिरामिड स्टाइल में, मतलब सबसे जरूरी बात सबसे पहले, कौन जीता, कौन हारा। लेकिन दूसरे पैराग्राफ से ही ये एक कहानी कहने जैसा हो जाता है, एक नैरेटिव स्टाइल में, ताकि पढ़ने वाले को भी लगे कि वो स्टेडियम में बैठकर ही मैच देख रहा है। तो अब सबसे काम के सवाल पर आते हैं। मान लीजिए किसी को इनमें से किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट बनना है, मतलब मास्टर ऑफ वन बनना है, तो उसे करना क्या होगा? ये विशेषज्ञता, ये एक्सपर्टीज आखिर हासिल कैसे की जाए? इसके लिए ये 4 स्टेप्स सबसे जरूरी हैं। स्टेप नंबर 1, उस सब्जेक्ट में आपका असली जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए, सिर्फ मजबूरी में नहीं। स्टेप नंबर 2, उस विषय की गहराई से पढ़ाई करनी होगी। हो सके तो कॉलेज में उसे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़िए। स्टेप नंबर 3, अपने सोर्सेज बनाना, मतलब उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जान पहचान बनाइए। और स्टेप नंबर 4, लगातार पढ़ते रहना और लिखने की प्रैक्टिस करते रहना। ये तो कभी नहीं छोड़ना है। और ये कार्टून देखिए, ये पूरी बात का सार है, एकदम निचोड़। एक कामयाब विशेष लेखक बनने के लिए इन 2 पैरों पर मजबूती से खड़ा होना बहुत जरूरी है। पहला पैर है विषय की गहरी समझ और दूसरा है भाषा और लिखने के तरीके पर मजबूत पकड़। अगर इनमें से एक भी पैर कमजोर हुआ तो भाई आप लड़खड़ा जाएंगे। मतलब आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए और उसे दमदार तरीके से लिखना भी आना चाहिए। अच्छा, एक ज़रूरी बात, अगर इस चैप्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट सवाल, नोट्स या एग्जाम के लिए कोई और मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, बाकी चैप्टर्स के ऐसे ही डिटेल विश्लेषण भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए, जाने से पहले एक फटाफट रिकैप हो जाए कि आज हमने क्या-क्या सीखा। हमने समझा कि विशेष लेखन असल में है क्या, फिर बीट और विशेषीकृत रिपोर्टिंग का बहुत जरूरी फर्क जाना। हमने ये भी देखा कि स्पेशलाइज्ड राइटिंग के अलग-अलग क्षेत्र कौन से हैं, और आखिर में एक्सपर्ट बनने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, ये भी समझा। तो इस पूरे विश्लेषण में हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट्स को डिटेल में समझ लिया है। पर अब सवाल है, अगला स्टेप क्या? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अभिव्यक्ति और माध्यम में सिर्फ सुनकर या पढ़कर काम नहीं चलता। इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे जरूरी है राइटिंग की प्रैक्टिस करना। तो जो कुछ भी आज सीखा है उसे लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कभी सोचा है कि आपकी कोई पसंदीदा किताब, चाहे वो कोई नॉवेल हो या कोई कहानी, वो एक मूवी या एक प्ले में आखिर बदल कैसे जाती है? मतलब वो कौन सा जादू है जो पन्नों पर लिखे शब्दों को स्टेज पर या स्क्रीन पर जीते जागते किरदारों में बदल देता है? वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं।
इस पूरे विश्लेषण में हम इसी कला यानी कहानी का नाट्य रूपांतरण को डिटेल में समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और हाँ, एग्जाम में काम आने वाले पॉइंट्स के साथ। तो आज का हमारा चैप्टर है अभिव्यक्ति माध्यम से कहानी का नाट्य रूपांतरण। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि कहानी से नाटक तक का सफर होता कैसा है। फिर इन दोनों में क्या एक जैसा है और क्या अलग है, ये जानेंगे। उसके बाद हम रूपांतरण के जरूरी स्टेप्स देखेंगे, डायलॉग्स और कैरेक्टराइजेशन की बारीकियों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस प्रोसेस में क्या-क्या चुनौतियां आती हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कहानी से नाटक तक। आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है? इसे समझने के लिए एक आर्किटेक्ट वाली एनालॉजी लेते हैं। सोचिए, किसी कहानी को नाटक में बदलना एक पुराने घर को रीडिजाइन करने जैसा है। बुनियाद यानी जो हमारी मेन स्टोरी है वो तो वही रहती है, लेकिन दीवारें यानी कि सीन्स और दरवाजे यानी डायलॉग्स वो सब नए बनाए जाते हैं। मतलब फॉर्म बदल जाता है पर कहानी की आत्मा वही रहती है। अब इस बुनियाद को और मजबूत करने के लिए हमें कहानी और नाटक के बीच की समानताओं और अंतरों को समझना होगा। ये इस टॉपिक का सबसे फंडामेंटल, सबसे जरूरी हिस्सा है। तो दोनों में असल फर्क क्या है? देखिए, कहानी सिर्फ लेखक और पढ़ने वाले के बीच का एक रिश्ता है। इसे हम या तो पढ़ते हैं या सुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाटक एक पूरा टीम एफर्ट है। इसमें लेखक के साथ साथ डायरेक्टर्स, एक्टर्स और ऑडियंस सब जुड़ जाते हैं। इसे स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, जहां सेट, म्यूजिक, लाइट्स ये सब मिलकर कहानी को जिंदा कर देते हैं। लेकिन इतने फर्क होने के बाद भी कहानी कहने की जो आत्मा है वो बिल्कुल एक जैसी है। दोनों में ही एक कथावस्तु यानी कि एक प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, एक माहौल होता है। कहानी का धीरे धीरे आगे बढ़ना, डायलॉग्स, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमैक्स, ये सारे कोर एलिमेंट्स कहानी और नाटक दोनों में ही होते हैं। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल हिस्से पर। मतलब अगर कोई कहानी दे दी जाए तो उसे नाटक में बदलने के लिए कौन से जरूरी कदम उठाने होंगे। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, कहानी के प्लॉट को समय और जगह के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बांट लीजिए। स्टेप 2, इन घटनाओं के आधार पर सीन्स बनाइए। और स्टेप 3, ये पक्का कीजिए कि हर सीन का एक लॉजिकल फ्लो हो, एक शुरुआत, एक मिडल और एक एंड। इसको आपकी किताब के ईदगाह वाले उदाहरण से समझते हैं। कहानी की शुरुआत में प्रेमचंद ने मेले को लेकर बच्चों के मन में जो उत्साह है उसका एक लंबा साइकोलॉजिकल वर्णन किया है। अब इसे नाटक में कैसे दिखाएंगे? हम इसे सीन 1 में बदल सकते हैं। गांव का एक हिस्सा जहां बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और बार बार अपने पैसे गिन रहे हैं। इस तरह हमने लिखे हुए टेक्स्ट को एक विजुअल एक्शन में बदल दिया। एक बात याद रखिए, स्टेज पर हर सीन एक खास समय और एक खास जगह को दिखाता है। हर सीन का एक मकसद होना चाहिए, वो कहानी को आगे बढ़ाए और अगले सीन से ऑर्गेनिकली जुड़े। कोई भी बेवजह का सीन नाटक की स्पीड को धीमा कर देता है और ऑडियंस के लिए उसे बोरिंग बना सकता है। अच्छा, सीन्स तो बन गए, अब उन सीन्स में लोग बोलेंगे क्या? तो अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर, जो है संवाद और चरित्र चित्रण। ये किसी भी नाटक की जान होते हैं और कहानी से नाटक में आते आते इनका रूप काफी बदल जाता है। और ये रहा एक बहुत जरूरी एग्जाम टिप। रूपांतरण में अक्सर नए डायलॉग्स लिखने पड़ते हैं। इसके 4 सिंपल नियम हैं। पहला, डायलॉग्स कहानी के ओरिजिनल टोन से मैच करें। दूसरा, उन्हें लिखने का 100% औचित्य हो, मतलब वो जरूरी हो। तीसरा, डायलॉग्स छोटे और असरदार हों। और चौथा, उनकी भाषा बोलचाल वाली हो, किताबी नहीं। अब बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन की। नाटक में ये सिर्फ डायलॉग से नहीं होता, बल्कि देखकर भी होता है। जैसे ईदगाह कहानी में प्रेमचंद ने ये नहीं बताया कि हामिद ने कैसे कपड़े पहने हैं, पर नाटक में हम उसे नंगे पैर और पैबंद लगी कुर्ते में दिखाकर उसकी गरीबी को बिना कुछ बोले सीधे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। इसी को कहते हैं विजुअल कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, चुनौतियां और उनके समाधान। कहानी के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें नाटक में बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है और उन्हें हैंडल कैसे किया जाता है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि स्टेज पर किसी कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है, ये कैसे दिखाएंगे। कहानी में तो लेखक आसानी से लिख देता है, उसने सोचा, पर स्टेज पर इसे कैसे परफॉर्म करेंगे?
इसका पहला सॉल्यूशन है सोलिलिक्वी यानी स्वगत कथन। इसमें कैरेक्टर स्टेज के एक कोने में जाकर अपने मन की बातें जोर से बोलता है। ये एक क्लासिक थिएट्रिकल टेक्निक है जो ऑडियंस को कैरेक्टर के दिमाग के अंदर झांकने का मौका देती है, जैसा शेक्सपियर के नाटकों में अक्सर होता था। दूसरा और ज्यादा मॉडर्न तरीका है वॉइस ओवर। इसमें कैरेक्टर के विचारों की एक प्री रिकॉर्डेड आवाज सुनाई जाती है। ऑडियंस उसे सुन सकती है, पर स्टेज पर मौजूद एक्टर उसे बोलता नहीं है। ये तो हम सबने फिल्मों और वेब सीरीज में देखा ही है ना? और तीसरा सॉल्यूशन है फ्लैशबैक। अगर कोई कैरेक्टर अपनी किसी पुरानी याद के बारे में सोच रहा है, तो हम उस पूरी घटना को ही एक सीन के तौर पर स्टेज पर दिखा सकते हैं। आजकल की वेब सीरीज तो फ्लैशबैक टेक्निक का बहुत इस्तेमाल करती हैं कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी बताने के लिए। चलिए इन सॉल्यूशंस को ईदगाह पर अप्लाई करके देखते हैं। वो हिस्सा जहां हामिद चिमटा खरीदने को लेकर कंफ्यूज्ड है, उसे दिखाने के लिए हम उसके विचारों का वॉइस ओवर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें वो अपनी अम्मा के जलते हुए हाथों के बारे में सोच रहा है। ये कितना प्रभावी होगा सोचिए। तो एग्जाम के लिए ये फाइनल टिप्स याद रखिए। डायलॉग्स छोटे और दमदार हों। हर सीन का कोई मकसद होना चाहिए। साउंड और लाइट के महत्व को समझें, क्योंकि ये भी कहानी कहते हैं। और कैरेक्टर के मन की बातें दिखाने के लिए सोलिलिक्वी, वॉइस ओवर और फ्लैशबैक जैसी टेक्निक्स को अच्छे से जान लें। और इन सभी टॉपिक्स पर और मजबूत पकड़ बनाने के लिए अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। चैनल पर आपको बाकी चैप्टर्स के भी डिटेल्ड विश्लेषण मिल जाएंगे। तो इस पूरे विश्लेषण में हमने कहानी को नाटक में बदलने के कॉन्सेप्ट्स, स्टेप्स और एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट्स को डिटेल में समझा। अब अगला और सबसे जरूरी कदम है प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभिव्यक्ति माध्यम में लिखकर प्रैक्टिस करना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। खत्म करने से पहले एक सवाल, आपके अपने सिलेबस की ऐसी कौन सी कहानी है जिसे आप स्टेज के लिए अडैप्ट करना चाहेंगे? और आपको क्या लगता है उसे अडैप्ट करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि ये जो न्यूज़, एड्स या मीडिया मैसेजेस होते हैं, ये हमें इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को ना बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो आज हम एनसीईआरटी के एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर रेडियो नाटक लिखने की कला को डिटेल में समझने वाले हैं। इसमें हम कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और हाँ, एग्जाम पॉइंट्स सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि बिना कुछ देखे सिर्फ आवाज से एक पूरी दुनिया कैसे बनाई जा सकती है? दोस्तों, यही तो है रेडियो नाटक का असली जादू। पता है इसे क्या कहते हैं? मन का रंगमंच, मतलब थिएटर ऑफ द माइंड। एक ऐसी जगह जहां हर सीन, हर इमोशन, हर एक्शन, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आवाज के जरिए हमारे दिमाग में बनता है। जरा सोचिए, आज से कुछ दशक पहले जब ना टीवी था, ना कंप्यूटर, ना ही ये स्मार्टफोन्स, तब मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया क्या था? रेडियो। और उस जमाने में रेडियो नाटकों की पॉपुलैरिटी आप समझिए बिल्कुल आज के टीवी सीरियल्स या वेब सीरीज जैसी थी। लोग ना बेसब्री से इंतजार करते थे इनका। ठीक है, तो आज की हमारी इस वर्कशॉप में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम रेडियो नाटक का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर समझेंगे कि ये सिनेमा से अलग कैसे है। उसके बाद एक अच्छी कहानी चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना है। फिर देखेंगे कि आवाज से सीन कैसे बनाया जाता है, कैरेक्टर्स और उनके डायलॉग्स कैसे लिखे जाते हैं, और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये रेडियो नाटक आखिर है क्या। आवाज का जादू। अच्छा, अब एक बहुत ही ज़रूरी बात पर आते हैं। देखिए, सिनेमा और रेडियो में सबसे बड़ा फंडामेंटल फ़र्क क्या है? सिनेमा, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक दृश्य माध्यम है, मतलब एक विजुअल मीडियम, जहां हम सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, मतलब एक ऑडिटरी मीडियम, जहां हम सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं। ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक रेडियो राइटर के पास ना विजुअल्स का कोई सहारा नहीं होता। सोचिए, ना कोई सेट है, ना कॉस्ट्यूम्स, ना ही एक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं। तो फिर राइटर के पास क्या है? उसका एकमात्र औजार, उसका एकमात्र टूल है आवाज। और इस आवाज में 3 चीजें आती हैं: संवाद मतलब डायलॉग, संगीत मतलब म्यूजिक, और ध्वनि प्रभाव यानी साउंड इफेक्ट्स। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हम किसी भी कहानी को उठाकर उसका रेडियो नाटक बना सकते हैं?
जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छी कहानी चुनने के लिए राइटर को ना 3 गोल्डन रूल्स या कह लीजिए 3 फिल्टर अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं। और ये 3 गोल्डन रूल्स क्या हैं? पहला, कहानी में बहुत ज्यादा एक्शन ना हो। दूसरा, नाटक का ड्यूरेशन मतलब उसकी लंबाई ज्यादा ना हो। और तीसरा, कैरेक्टर्स की संख्या यानी गिनती कम हो। चलिए अब एक एक करके इन्हें डिटेल में समझते हैं। हाँ, तो इन्हें जरा डिटेल में समझते हैं। रूल नंबर 1, कहानी में एक्शन कम हो। क्यों? क्योंकि सोचिए, सिर्फ भागदौड़, मारपीट की आवाजें सुनना कितना बोरिंग हो सकता है ना, कुछ दिखेगा तो है नहीं। रूल नंबर 2, अवधि यानी ड्यूरेशन आमतौर पर 15 से 30 मिनट की हो। इसका कारण सिंपल है, सिर्फ सुनते सुनते हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटक सकता है। और तीसरा रूल, कैरेक्टर्स कम हो, 5-6 बस। क्यों? क्योंकि सिर्फ आवाज से बहुत सारे किरदारों को पहचानना और याद रखना बहुत मुश्किल काम है। चलिए, तो हमने कहानी भी चुन ली, अब उसे लिखेंगे कैसे, सीन कैसे बनाएंगे? यहीं पर असली जादू शुरू होता है, और वो जादू है संवाद यानी डायलॉग्स और ध्वनि प्रभाव यानी साउंड इफेक्ट्स का। ये 2 चीजें मिलकर सुनने वाले के दिमाग में एक पूरी की पूरी दुनिया खड़ी कर देती हैं। ये जो साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक होते हैं ना, ये एक रेडियो राइटर के लिए बिल्कुल एक पेंटर के पेंट ब्रश की तरह हैं। सोचिए, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी तो दिमाग में सुबह का सीन बन गया। ट्रैफिक का शोर आया तो पता चल गया कि सीन शहर का है। मतलब ये आवाजें बिना एक शब्द कहे पूरे सीन को जिंदा कर देती हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक सीन शुरू होता है और हमें सबसे पहले जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें और एक भयानक सा संगीत सुनाई देता है। और फिर एक कैरेक्टर है राम, वो बोलता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि इस एक डायलॉग से हमें क्या क्या पता चलता है। देखा, इस एक डायलॉग ने 2 काम एक साथ कर दिए। पहला, उसने हमें लोकेशन बता दी कि भाई ये लोग जंगल में हैं, और दूसरा, उसने कैरेक्टर का इमोशन भी बता दिया कि वो बहुत डरा हुआ है। रेडियो में डायलॉग को ऐसा ही स्मार्ट, ऐसा ही एफिशिएंट होना पड़ता है। कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी होती है। अच्छा, अब दूसरा कैरेक्टर है श्याम। अब जरा उसका डायलॉग सुनिए, ये कहानी को और आगे बढ़ाएगा, उसमें एक नई लेयर जोड़ेगा। ये एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। श्याम के इस एक डायलॉग ने हमें क्या क्या बता दिया। एक, कि समय रात का है, और दूसरा, कहानी का बैकग्राउंड भी दे दिया कि घर पर अम्मा बाबू परेशान हो रहे होंगे। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये सब कुछ बिना किसी नैरेटर के हो रहा है। कहानी सिर्फ कैरेक्टर्स की आपसे बातचीत से आगे बढ़ रही है। अब एक और चैलेंज है। रेडियो नाटक में हम कैरेक्टर्स को देख तो सकते नहीं, तो फिर उन्हें पहचानेंगे कैसे? इसका जवाब है उनकी भाषा से, उनके बोलने के खास अंदाज से। एक कैरेक्टर कितना पढ़ा लिखा है, उसकी उम्र क्या है, वो क्या काम करता है, वो किस शहर या गांव से है, ये सब कुछ उसके डायलॉग से ही पता चलता है। जैसे इस टेबल को देखिए, एक गांव का सरपंच है तो वो अपनी लोकल बोली में सरल शब्दों में बात करेगा। वहीं शहर का एक कॉलेज स्टूडेंट है तो हो सकता है वो इंग्लिश में और थोड़ा तेज तेज बोलेगा। ऑफिस का बॉस है तो उसकी भाषा फॉर्मल होगी, अथॉरिटेटिव होगी। और अगर कोई दोस्त है तो उसकी भाषा बिल्कुल इनफॉर्मल और दोस्ताना होगी। यही जो भाषा का फर्क है ना, यही किरदारों को असली और यादगार बनाता है। ठीक है जी, तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब इस पूरी वर्कशॉप का एक क्विक रीकैप करते हैं, खासतौर पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको रेडियो नाटक पर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय जरूर याद रखने हैं। तो ये पॉइंट्स एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, यहाँ सब कुछ आवाज है। दूसरा, कहानी में एक्शन और कैरेक्टर्स की संख्या लिमिटेड रखनी है। तीसरा, नाटक की ड्यूरेशन आमतौर पर 15 से 30 मिनट। चौथा, डायलॉग ही सब कुछ है, वही लोकेशन, समय और कैरेक्टर का परिचय देगा। पांचवा, साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक माहौल बनाने के लिए हैं। और छठा और सबसे जरूरी, हर कैरेक्टर की भाषा उसकी पहचान और उसके बैकग्राउंड के हिसाब से ही होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स या कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स की भी ऐसी ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल पर उनके भी सेपरेट एक्सप्लेनर्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं।
तो आज के इस विश्लेषण में हमने रेडियो नाटक लिखने की कला के लगभग हर पहलू को समझने की कोशिश की है ना? उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर कहानी चुनने के नियमों तक और आवाज से एक पूरी दुनिया बनाने की जो टेक्निक है वो सब हमने देखा। अब देखिए, कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन असली सीख तो प्रैक्टिस करने से ही मिलेगी। तो अब अगला कदम है राइटिंग प्रैक्टिस करना। क्यों ना एक काम किया जाए, जो जंगल वाला सीन हमने डिस्कस किया था, क्या आप उसे आगे लिखने की कोशिश करेंगे? जरा सोचिए, आगे राम और श्याम के साथ क्या हुआ होगा। अपनी कल्पना को आवाज दीजिए और लिख कर देखिए। नमस्कार। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर समझने वाले हैं, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि दोस्तों से किसी फिल्म के बारे में तो घंटों बात कर ली, लेकिन जब उसी पर लिखने को कहा गया तो शब्द ही नहीं मिल रहे? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसी का हल ढूंढने वाले हैं। वेलकम टू नर्डी साइड। यहाँ हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि लिखने के इस डर को कैसे भगाया जाए और किसी भी नए टॉपिक पर अपने असली ओरिजिनल विचार कैसे लिखे जाएं। हम कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और एग्जाम में काम आने वाले पॉइंट्स सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर लिखने से ये डर लगता क्यों है? देखिए, जिन विचारों को हम बोलकर बड़ी आसानी से एक्सप्रेस कर देते हैं ना, उन्हें एक सिस्टमैटिक लेख की शक्ल देना ज्यादातर लोगों के लिए एक मुश्किल काम होता है। लिखने का इन्विटेशन भी एक चैलेंज जैसा लगने लगता है। पता है, इस डर का एक बहुत बड़ा कारण है हमारी रटने की आदत। रटंत मतलब किसी और के लिखे हुए को याद करके बस वैसा का वैसा ही लिख देना। ये एक बुरी लत की तरह है जो हमारी ओरिजिनल सोच को खत्म कर देती है। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका नुकसान क्या है। जब हम पहले से तैयार मटेरियल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमें असल में ओरिजिनली सोचने और लिखने की प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिलता, और यही डिपेंडेंसी हमारी अपनी लिखने की एबिलिटी को बढ़ने ही नहीं देती। तो इस रटने की आदत से छुटकारा कैसे मिलेगा? इसका सबसे अच्छा तरीका है अप्रत्याशित विषयों पर लिखना। ये वो टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए कोई गाइड या पहले से लिखा हुआ आंसर मिलता ही नहीं है। आपको मौके पर ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने विचारों को शब्दों में बदलना होता है। और यही तो असली प्रैक्टिस है। जब हम ऐसे टॉपिक्स पर लिखते हैं तो हम रटी रटाई बातों पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें सोचना ही पड़ता है। यही प्रैक्टिस हमारी ओरिजिनल सोच और लिखने की क्षमता को बढ़ाती है और हमारा कॉन्फिडेंस जगाती है। ये विषय कुछ भी हो सकते हैं। आप अभी जहां बैठे हैं वहीं आसपास देखिए। हो सकता है आपके सामने की दीवार या उस पर टंगी घड़ी। और ये विषय कुछ गंभीर भी हो सकते हैं, जैसे टीवी सीरियल्स में महिलाओं का चित्रण या फिर शिक्षा की जरूरत। तो मतलब रेंज बहुत बड़ी है, एकदम साधारण चीजों से लेकर सोशल इश्यूज तक। ठीक है, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर एग्जाम में या कहीं भी ऐसा कोई अचानक से टॉपिक मिल जाए तो भाई लिखने की तैयारी करें तो करें कैसे? और मजे की बात यह है कि इसका कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं है। सोचिए, अगर फॉर्मूला होता तो शायद एआई या कंप्यूटर हमसे बेहतर लेखक बन जाते, लेकिन क्रिएटिविटी किसी फॉर्मूले में नहीं बनती, और यही तो इसे एक खास इंसानी गुण बनाता है। इस तरह के लेखन की एक खासियत है मैं शैली का इस्तेमाल। मतलब आप फर्स्ट पर्सन में लिख सकते हैं। इससे राइटिंग में एक पर्सनल टच, एक अपनापन और एक सच्ची आवाज आती है। ये बात एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा। लेकिन फॉर्मूला ना होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई तरीका नहीं है। एक सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले दिए गए टॉपिक को अपनी यादों और एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करने की कोशिश करें। फिर टॉपिक के हर पहलू पर गौर करें, उसे एनालाइज करें, और आखिर में जो भी विचार मन में आए हैं उन्हें एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिख दें। चलिए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो आपकी किताब में भी दिया गया है। टॉपिक है दीवार घड़ी। अब देखते हैं कि इस एक ही टॉपिक पर कितने अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। पहला तरीका है अपनी यादों, अपनी मेमोरीज को बेस बनाना। लेखक दीवार घड़ी को देखता है और उसे एक फिल्म का सीन याद आ जाता है जहां हीरो हीरोइन एक घड़ियों की दुकान में मिलते हैं। ये तरीका लेखन को इमोशनल और डिस्क्रिप्टिव बनाता है। दूसरा तरीका थोड़ा फिलोसॉफिकल है। यहाँ लेखक घड़ी को देखकर समय के बड़े और गहरे सवाल पर सोचने लगता है कि भाई समय का कोई आदि अंत नहीं है, वो तो बस चलता रहता है। इससे लेखन में एक वैचारिक गहराई आ जाती है। और तीसरा तरीका है अवलोकन, यानी ऑब्जर्वेशन। इसमें लेखक घड़ी के रंग, रूप, उसकी आवाज और कमरे में उसकी मौजूदगी का एकदम बारीक विवरण देता है।
ये तरीका लेखन को बहुत सजीव और क्रिएटिव बना देता है। तो इस स्लाइड में आप तीनों तरीकों का एक क्विक समरी देख सकते हैं। स्मृति आधारित लेखन इमोशनल होता है, दार्शनिक लेखन वैचारिक होता है और अवलोकन आधारित लेखन में छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं। सबसे ज़रूरी पॉइंट यह है कि एक ही विषय को देखने और लिखने के कई नज़रिए हो सकते हैं। अब एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, लिखने का तरीका हमेशा टॉपिक के हिसाब से बदलना चाहिए। दीवार घड़ी जैसा क्रिएटिव टॉपिक कल्पना और पर्सनल अनुभव की मांग करता है, लेकिन अगर विषय जातिवाद का जहर जैसा गंभीर सोशल इश्यू हो तो वहां आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा, यानी तर्क और विश्लेषण के साथ लिखना होगा। ऐसे विषयों पर लिखते समय कल्पना से ज़्यादा फैक्ट्स, तर्क और एक क्लियर ओपिनियन की ज़रूरत होती है। आपको समाज पर इसके असर, इसके कारणों और समाधानों के बारे में सोचना होगा। यहाँ एक ठोस विश्लेषण करना होगा, जैसा कि इस उदाहरण की पहली लाइन में ही एक मजबूत तर्क दिया गया है। चलिए, तो अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की। ये कुछ विषय हैं जो आपकी किताब में भी दिए गए हैं। कोशिश कीजिए इनमें से किसी एक पर लिखने की, बिना किसी तैयारी के, सिर्फ अपने ओरिजिनल विचारों के साथ। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अभिव्यक्ति माध्यम रटने का सब्जेक्ट नहीं, बल्कि अभ्यास करने का है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लिखने का डर उतना ही कम होता जाएगा और आपकी मौलिकता उतनी ही निखरेगी। और हाँ, अगर इस चैप्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल पर उनके अलग से वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने रटने की आदत को तोड़ने का तरीका सीखा और ये भी जाना कि अपने अनुभव, ऑब्जर्वेशंस और विचारों के दम पर किसी भी नए और अनजाने टॉपिक पर कॉन्फिडेंटली और ओरिजिनली कैसे लिखा जा सकता है। तो अगली बार जब कोई ऐसा अचानक मिला टॉपिक सामने आए तो घबराने के बजाय आपका पहला कदम क्या होना चाहिए?